अभिक्रिया के लिए प्रतिबंध। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए नाभिकीय विखंडन के बारे में, और ये जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से ले रखी है। यदि आपको नाभिकीय विखंडन पढ़ना है तो एक बार प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर अटेम्प्ट कीजिए, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन की कि यूरेनियम 235 लिया था हमने, उसमें न्यूट्रॉनों की बम्बार्ड करवाई थी और बेरियम क्रिप्टॉन मिले थे, और हमें कुछ न्यूट्रॉन और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिली थी, एनर्जी मिली थी। ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ा था। आज अपन उसी को यहाँ से स्टार्ट करते हुए अपन देखेंगे कि अपन जानते हैं कि जब कोई नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें 3 से 4 प्रकार की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आपको क्या मिलेगी, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी, अर्थात जब किसी यूरेनियम का आप विखंडन करते हो या किसी नाभिक का विखंडन होता है तो लगभग 200 मेगावाट से अधिक क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, जो विखंडन में उत्पाद मिलते हैं, अब देखिए वहाँ पे अपन को बेरियम और क्रिप्टॉन मिला था, और मैंने बीच में बोला भी था कोई ज़रूरी नहीं है बेरिलियम और क्रिप्टॉन ही मिले, 2 या 2 से अधिक भी उत्पाद मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वही 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि सेकेंडरी न्यूट्रॉनों का बनना। अब सेकेंडरी न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं नाभिकीय विखंडन को थोड़ा सा श्रृंखला और स्वपोषी अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब समझ में आएगा और स्वपोषी अभिक्रिया का मतलब समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे एक हमने लिया न्यूट्रॉन। ठीक है, ये लिया न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉनों की बम्बार्ड करवाओगे किस पे, यूरेनियम पे। तो जब यूरेनियम पे आप बम्बार्ड करवाओगे तो होगा क्या, 2 न्यूट्रॉन और मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन और मिल गया, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन आ गया और दूसरा न्यूट्रॉन कहाँ पे आ गया, इस जगह आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमने यूरेनियम का एक परमाणु लिया है, नहीं, यूरेनियम के तो बहुत सारे परमाणु हैं, दैट मीन्स इन दोनों न्यूट्रॉनों को टक्कर करने के लिए और यूरेनियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा यूरेनियम, वापस क्या आ गया, यूरेनियम, और ये आ गया यूरेनियम। अब बताओ, जैसे एक यूरेनियम पे टच होने से 2 न्यूट्रॉन बने थे, अब ये न्यूट्रॉन जब इससे टच होगा तो फर्दर क्या होगा, फर्दर 2 न्यूट्रॉन और बन जाएंगे, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा न्यूट्रॉन यहाँ पे, फर्दर क्या होगा, यहाँ पे भी 1 न्यूट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या हमने न्यूट्रॉन 3 ही यूरेनियम लिए थे, नहीं ना, थोड़ा सा भी यदि मात्रा में अपन यूरेनियम लेते हैं तो उसमें तो बहुत सारे क्या होंगे, यूरेनियम के परमाणु रहेंगे। ठीक है, तो वापस इनको क्या मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा, और वापस ये क्या करेंगे, यूरेनियम से टक्कर करेंगे, वापस क्या करेंगे, यूरेनियम से टक्कर करेंगे, तो होगा क्या, बस वही बात, वापस क्या हो जाएगा, वापस न्यूट्रॉनों का बनना स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब बहुत आगे से चलता जाएगा। अभी इसको अपन यहाँ पे रोक देते हैं, अभी इसको अपन यहाँ पे रोक देते हैं, मतलब एज समझने के लिए, क्योंकि अपन को कॉन्सेप्ट समझना है सेकेंडरी न्यूट्रॉनों का। कॉन्सेप्ट किसका समझना है, सेकेंडरी न्यूट्रॉनों का। तो देखिए ये कहलाता है प्राथमिक न्यूट्रॉन, ये कहलाता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन, बट ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन कहलाएगा, पर ये क्या बन जाएंगे, प्राथमिक न्यूट्रॉन। समझ रहे हो, अब इससे यहाँ पे जो बनेगा वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन हो जाएगा, इन न्यूट्रॉनों के लिए ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी, और इन न्यूट्रॉनों के लिए ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी। तो ये होते हैं प्राइमरी न्यूट्रॉन और ये होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन। आसान शब्दों में बोले तो भी जो द्वितीय जो पीढ़ी में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी न्यूट्रॉन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा श्रृंखला अभिक्रिया तथा स्वपोषी अभिक्रिया। तो इस डायग्राम को अपन ध्यान से देखते हैं तो अपन को यह पता चलता है कि देखिए 1 न्यूट्रॉन आया, इसकी वजह से अपन को कितने न्यूट्रॉन मिल गए, 2। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, 2 से अधिक भी मिलते हैं ना। दैट मीन्स ये हुआ कि हमने जैसे ही 1 यूरेनियम का विखंडन होगा 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, अब वो 2 न्यूट्रॉन आगे 2 यूरेनियम को क्या करेंगे, विखंडित करेंगे, और उन 2 जब यूरेनियम का विखंडन होगा तो अपन को कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे, 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार यह विखंडन करवा के छोड़ दो, आगे अपने आप जो विखंडन की प्रक्रिया वो चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार यदि श्रृंखला स्टार्ट होगी तो मतलब श्रृंखला मतलब स्टेप बाय स्टेप वापस अपने आप ही विखंडन क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। इसका मतलब इस विखंडन को होने के लिए आपको बाहर से कोई और न्यूट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत सारा यूरेनियम रखा हुआ है आपके हाथ में, ठीक है, आपने इससे एक बार न्यूट्रॉन फेंक दिया तो अब बाकी अपने आप ही वो सारा जो यूरेनियम है वो विखंडित होता रहेगा, जबकि ऐसा जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके लिए
कंडीशन पढ़ेंगे। 2 या 3 क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि हम देखते हैं कि जनरली जब अपन किसी यूरेनियम का विखंडन करवाते हैं तो केवल एक न्यूट्रॉन से सारे यूरेनियम का विखंडन नहीं होता, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि श्रृंखला अभिक्रिया है भाई, कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है, तो श्रृंखला अभिक्रिया होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अर्थात श्रृंखला अभिक्रिया तथा स्वपोषी अभिक्रिया के लिए क्या होती है, कुछ शर्त होती है, कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन को अपन क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे श्रृंखला तथा स्वपोषी अभिक्रिया के लिए प्रतिबंध। सबसे पहला प्रतिबंध है यूरेनियम को समृद्ध करना। तो आइए इसको अपन पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, यूरेनियम को समृद्ध करना। देखिए आइए, यूरेनियम को संबद्ध करने से पहले अपन थोड़ा सा वापस यूरेनियम के बारे में ही क्या लेते हैं जानकारी। प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक में हमने बात की है, छोटा सा ही टॉपिक है वैसे ना, मतलब यूरेनियम एक पर्सनल टॉपिक बना लेते हैं हमारा खुद का ना। तो देखिए यूरेनियम के बारे में क्या लेते हैं जानकारी। यूरेनियम के आप जानते हो कितने समस्थानिक होते हैं, 3। यूरेनियम 234, 35 और 38, ठीक है। सबसे पहली बात, यूरेनियम 234 प्रकृति में 0.006% पाया जाता है, दैट मीन्स नहीं पाया जाता, मतलब बहुत रेयरली, मतलब आप बहुत ज़्यादा सर्च करोगे तब आपको थोड़ा सा नाम मात्र क्या मिलेगा, यूरेनियम 234। तो बताओ यूरेनियम 234 जब मिलता ही नहीं तो उसका विखंडन करेंगे कैसे। तो यूरेनियम जो 234 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचे कौन से, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है। अब यूरेनियम 235 भी कितना पाया जाता है, केवल 0.7%, मतलब पूरे 100% यदि यूरेनियम की बात करें तो केवल 0.7% क्या पाया जाता है, यूरेनियम 235। और आप जानते हो यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए, यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए बहुत कम एनर्जी के न्यूट्रॉन की क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है, मतलब तापीय न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पे यूरेनियम 235 है तो आप तापीय न्यूट्रॉन फेंको और वो क्या हो जाएगा, विखंडित। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये भी प्रकृति में क्या पाया जाता है, बहुत नाम मात्र, मतलब बहुत थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन बहुत आयात में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, यूरेनियम 238, लगभग 99.28%। तो इसका मतलब हमारे इजीली अवेल कौन हो जाता है, यूरेनियम 238, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यूरेनियम 238 को ले तो लेंगे किसके लिए, विखंडन के लिए। पर एक प्रॉब्लम वापस आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि यूरेनियम 238 कहता है कि मैं जब विखंडित होऊंगा जब मेरे को बहुत अधिक एनर्जी के क्या मिले, न्यूट्रॉन मिले, अर्थात तीव्रगामी क्या मिले, न्यूट्रॉन मिले। लेकिन यूरेनियम 235 कहता है हमारा तो क्या, हम तो मतलब थोड़ी सी एनर्जी, आप तापीय न्यूट्रॉन भी यदि आप दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन करें क्या, 238 बहुत ज़्यादा पाया जाता है पर इसकी प्रॉब्लम है, इसको विखंडित करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉनों की, मतलब एनर्जी के न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है, और 235 को ये आसानी से हो जाता है पर ये मिलता नहीं। तो करें क्या, तो अपन क्या करते हैं कि अपन लेंगे तो क्या, कौन सा 238, पर इसके बीच में थोड़ा सा क्या, थोड़ा क्या डाल देंगे, 235। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा ये है, जैसे मान लीजिए आपने तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार तो करवा दी, ठीक है, बौछार करवा दी, और मान लीजिए कि यूरेनियम 238 है वो विखंडित हो गया, यूरेनियम 238 है वो विखंडित हो गया। ये लीजिए, ये आपका 238 यूरेनियम है वो विखंडित हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक है। पर अब ध्यान से देखो, अब विखंडित हो गया, इससे क्या मिले, न्यूट्रॉन मिले। अब कोई ज़रूरी नहीं है इससे जो न्यूट्रॉन जो मिले वो वापस आगे क्या कर दे, विखंडन कर दे। क्यों, क्योंकि आगे वापस इसको क्या मिलेगा, आगे वापस इसको मिलेगा यूरेनियम 238। अब ये क्या मांगता है, ये मांगता है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को। तो फिर करे क्या, हो सकता है कि श्रृंखला आगे बढ़े नहीं, रुक जाए। तो श्रृंखला रुके नहीं, श्रृंखला चलती रहे, जो विखंडन की प्रक्रिया है। तो इसके लिए अपन क्या करते थे कि थोड़ा क्या कर देते हैं, यूरेनियम 235 को मिला देते हैं, यूरेनियम 235 को मिला देते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये चाहे टूटे या ना टूटे, ये तो टूट जाएगा ना, और ये विखंडित होगा। तो देखो एक चीज़ लिखी हुई है, विखंडन में ऊर्जा बहुत निकलती है, तो हो सकता है कि ये एनर्जी वो न्यूट्रॉन पाके यूरेनियम 238 को भी क्या कर दे, विखंडित कर दे। तो इसका मतलब आप जो हमारी श्रृंखला है वो क्या चलती रहेगी, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो यूरेनियम को समृद्ध करने का मतलब बस इतना सा है कि आप 238 में किसको मिला दीजिए, थोड़ा सा 235 को मिला दीजिए, ताकि हमारी श्रृंखला क्या रहे, कंटिन्यूअस रहे, श्रृंखला रुके नहीं। ये तो अपन पढ़ रहे हैं ना, श्रृंखला अभिक्रिया या स्वपोषी अभिक्रिया के लिए प्रतिबंध। तो पहला प्रतिबंध पढ़ा हमने कौन सा, यूरेनियम को क्या करना, समृद्ध करना। उसके बाद अब अपन सेकंड पढ़ेंगे क्रांतिक द्रव्यमान।
क्रांतिक द्रव्यमान को पढ़ने से पहले वापस समझते हैं कि पलायन और क्षरण या पलायन या अवशोषण न्यूट्रॉन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपने न्यूक्लियर भट्टी होती है ना, जिसको आप नाभिकीय भट्टी बोलते हो, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि अपन जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो अब ऐसे तो यूरेनियम फटेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब ऐसे यदि एनर्जी निकलेगी तो आसपास के लोग जो रहने वाले हैं वो तो क्या हो जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए अपन क्या बनाते हैं, इसके लिए अपन बनाते हैं नाभिकीय भट्टी। क्या बनाते हैं, नाभिकीय भट्टी। तो नाभिकीय भट्टी के चारों तरफ, नाभिकीय भट्टी के चारों तरफ बड़ी बड़ी मोटी कंक्रीट की क्या लगा देते हैं, दीवारें लगा देते हैं। बहुत बड़ी मोटी मोटी कंक्रीट की क्या लगा देते हैं, दीवारें। इससे जब यूरेनियम फटता है और उससे जो एनर्जी निकलती है वो यहीं पर रह जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये यूरेनियम फटता है तो न्यूट्रॉन तो निकलेंगे। अब ये भट्टी क्या कर लेती है, कई न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। खुद भट्टी क्या कर लेती है कि जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे न्यूट्रॉन निकले, ये बहुत सारे न्यूट्रॉन है ना, इनको ये क्या कर लेगी, अवशोषित। ये कहेगी कि आप रहने दो, आपको आगे क्या नहीं करना, विखंडन नहीं करना। तो भट्टी इनको खुद को अवशोषित कर लेगी, तो आगे न्यूट्रॉन बचेंगे ही नहीं। अब नहीं बचेंगे तो बताओ, जब आगे न्यूट्रॉन ही नहीं बचेंगे तो ये टकराएंगे फिर किससे। जब टकराएंगे नहीं तो क्या होगा, जो अभिक्रिया वो कंटिन्यूस रहेगी, नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो क्या हो जाएंगे, अवशोषित, और कुछ क्या कर जाएंगे, पलायन। कुछ क्या कर जाएंगे, पलायन। कुछ ये कहेंगे कि नहीं, हमें मतलब ही नहीं है, हम तो क्या हो गए, नाराज। क्या हो गए, नाराज। अब नाराज हो गए तो क्या हो गए कि नहीं, चलो हम तो क्या कर जाते हैं, पलायन। पलायन मतलब वो अगले वाले जो यूरेनियम है, परमाणु, उससे क्या नहीं करते, क्रिया नहीं करते। इसको क्या बोलते हैं, पलायन, ठीक है। तो पलायन हो गए, अवशोषित हो गए, तो बचे ही नहीं। बचे नहीं तो श्रृंखला रुक गई। तो श्रृंखला रुक गई, तब करें क्या, तब ये बोला गया कि जो आपका क्षरण हो रहा है और जो उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, और क्षरण कहाँ पे होगा भाई, जहाँ पे उत्पत्ति हुई वहीं पे क्षरण हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन बने, 4 न्यूट्रॉनों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। क्षरण का मतलब पलायन करके, या क्षरण का मतलब पलायन कर गए, या क्या हो गए, अवशोषित हो गए, मतलब कुल मिला के खत्म हो गया ना। तो ये क्या हो गए, खत्म हो गए। तो मतलब जितने पैदा हो रहे हैं और जितने खत्म हो रहे हैं उनका अनुपात क्या होता है, r³/r², r³/r²। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि अपन यूरेनियम को एक क्या माने, r त्रिज्या का गोला, तो उसकी उत्पत्ति तो किसके आधार पर होगी, r³ के आधार पर, और क्षरण किसके आधार पर होगी, r² के आधार पर। इसका मतलब क्षरण नॉर्मली नहीं होता, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षरण होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बचा क्या, केवल r। अब r क्या है, r एक द्रव्यमान से लेंगे कि भी जितनी ज़्यादा यूरेनियम परमाणु आप ले रहे हो तो उसका जितना ज़्यादा आकार होगा उसमें उतने ज़्यादा क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। तो द्रव्यमान के आधार पर यूरेनियम को अपन 3 भागों में बांटेंगे। पहला होता है उपक्रांतिक द्रव्यमान। उपक्रांतिक द्रव्यमान वो होता है कि यदि आपने यूरेनियम को थोड़ा सा ले लिया, छोटा सा, इतना सा, ठीक है। अब यूरेनियम को थोड़ा सा ले लिया तो किसकी वैल्यू कम होगी, r की वैल्यू कम होगी। r की वैल्यू कम होगी तो न्यूट्रॉन इतने बने ही नहीं कि आगे जाके क्या कर सके, विखंडन कर सके। अब जब विखंडन ही नहीं होगा तो श्रृंखला क्या होगी, स्वपोषित होगी, क्या नहीं होगी, श्रृंखला रुक जाएगी तो आगे विखंडन नहीं होगा। इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, उपक्रांतिक द्रव्यमान। अर्थात तो वह न्यूनतम द्रव्यमान जिस पर नाभिकीय विखंडन क्या नहीं होता, स्वपोषित नहीं होता, या जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है वो श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, क्या कहलाएगा, उपक्रांतिक द्रव्यमान कहलाएगा। उसके बाद अतिक्रांतिक द्रव्यमान। आपने यूरेनियम को इतना ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा यूरेनियम ले लिया, और उस पर फिर आप न्यूट्रॉनों की क्या कर रहे हो, बमबारी करवा रहे हो। तो सीधे सी बात, आपने यूरेनियम ज़्यादा लिया तो उसका पदार्थ ज़्यादा लिया, पदार्थ ज़्यादा लिया तो द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है तो यूरेनियम की त्रिज्या ज़्यादा है। त्रिज्या मतलब आकार से ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, त्रिज्या मतलब आकार से, तो आकार बढ़ गया तो क्या हो गया, अब चाहे कुछ भी हो, उत्पत्ति की दर बढ़ गई ना, तो चाहे क्षरण की दर ज़्यादा हो तो भी चलेगी, लेकिन उत्पत्ति मतलब 1 न्यूट्रॉन काफ़ी होता है। अब 1 से ज़्यादा मतलब 5-7 बन जाएंगे। तो अब चाहे आप कुछ भी कर लो, अभिक्रिया तो होगी। नाभिकीय विखंडन स्वपोषित, तो क्या स्वपोषित से भी क्या होगा, अच्छा होगा, मतलब कंटिन्यूस क्या होगे, विखंडन चलता जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अतिक्रांतिक। अतिक्रांतिक मतलब अब आप चाहे कुछ भी कर लो, अभिक्रिया को रोक नहीं सकते, मतलब अभिक्रिया चलनी ही है, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये कहलाता है अतिक्रांतिक द्रव्यमान। अर्थात वह द्रव्यमान जिस पर नाभिकीय अभिक्रिया का स्वपोषित होना या श्रृंखलित होना निश्चित हो, या मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, क्या कहलाती है, अतिक्रांतिक द्रव्यमान। और एक होता है क्रांतिक द्रव्यमान।
क्रांतिक द्रव्यमान जस्ट इतना सा होता है कि भाई आपने इतना यूरेनियम लिया है कि नाभिकीय अभिक्रिया आसानी से हो जाए, अर्थात निर्विघ्न हो जाए। क्या हो जाए? निर्विघ्न हो जाए, अर्थात उसमें कोई भी क्या ना आए, विघ्न ना आए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एक कंडीशन और है, दो तो हमने डिस्कस कर ली, एक कंडीशन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा सा दर्द दे रखा है कि जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन बनते हैं या अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन बनते हैं, पहली पीढ़ी में कितने बने, उनका अनुपात वगैरह। ठीक है, तो एक टॉपिक रह गया, बाकी इसमें यूरेनियम को समृद्ध करना, क्रांतिक द्रव्यमान, और एक डायग्राम से मैंने आपको क्या बता दिया है, श्रृंखला तथा स्वपोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रह रहा है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, वरना इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज या कोई भी डाउट रह जाता है तो जो हमारा SMDT का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।